Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about ECG, the last topic of this circulation. Okay? So what is ECG? अब आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कभी ना कभी ऐसी मशीन, ऐसा आपका एक ग्राफ आपने कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है, जो कि आपके हार्ट बीट को, आपके हार्ट रिदम को, ठीक है, कभी भी आपको चेस्ट पेन होती है या कुछ भी होता है चेस्ट में प्रॉब्लम, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले रेफर करते हैं कि आप ईसीजी करवाओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम परफॉर्म करवाओ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका एक इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, ठीक है, जो कि आपका रिकॉर्ड करता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को। बिकॉज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ाया था हार्ट का, जिसमें मैंने आपको एसए नोड, एवी नोड के बारे में पढ़ाया था, जहां से इंपल्सेस जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं आपकी। ठीक है, अब ये इंपल्सेस आपकी क्या करवाती हैं, आपकी हार्ट बीट जो है उसको कंडक्ट करवा रही है ना। ये इंपल्सेस हार्ट बीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपल्सेस आपकी पूरी कंडक्शन करवाती हैं। ठीक है, पूरा कंडक्टिंग पाथवे जो है वो किसकी वजह से हो पा रहा है? इस इंपल्सेस की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपका एक ऐसा टेस्ट है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट डाउन करता है। इसमें क्या किया जाता है, आपकी बॉडी में ना, आपकी चेस्ट में और रिस्ट में, एंकल्स में आपके इस तरह से इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है। 12 लेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, 12 लेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये आपकी चेस्ट में आपके रिस्ट में और एंकल्स में जो है वो प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोड्स आपकी डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, जो कोऑर्डिनेट करते हैं ईच हार्ट बीट के दौरान। ठीक है, तो इससे आपको एक अबाउट सब कुछ पता चलता है, आपकी हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रिदम क्या है, कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, कोई हार्ट बीट स्किप तो नहीं हो रही है। तो हर एक चीज आपको इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को बोला जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही है। और जो आपको वो ग्राफ पेपर मिल रहा है ना, ग्राफ पेपर, दैट पेपर इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें आपकी पूरी हार्ट की एक्टिविटीज जो है वो ट्रेस हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह का आपकी मशीन होती है, ये पेपर वहां से निकल रहा है। ठीक है, दिस इज द पेपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड दिस मशीन इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इस तरह से आपके चेस्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो प्लेस होते हैं, आपकी रिस्ट पे होते हैं, एंकल्स पे होते हैं। ठीक है, जो आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो आपको इस तरह की वेव्स मिलती हैं। ये पी वेव है, ये क्यूआरएस वेव आपको मिल गई। ठीक है, टी वेव हो गई। तो मैं एक बार यहीं पे बता देती हूँ पी वेव क्या करती है। पी वेव आपकी बेसिकली आपको बता रही है, ये आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आपको बता रही है। पी वेव से आपको क्या पता चलेगा? आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या आप कह सकते हो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, पी वेव से आपको क्या नॉलेज मिल रही है? पी वेव से आपको नॉलेज मिल रही है अबाउट योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, और आर्टरियास क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब ऐसे नोड से जो इंपल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है, ऐसे नोड से जो इंपल्सेस जनरेट होती हैं, वो इंपल्सेस आपकी आर्टरियास को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। तो आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन से आपको ये पी वेव मिलती है। ठीक है, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये क्यूआरएस वेव कब मिलेगी? दिस वेव इज जनरेटेड ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, तब आपकी ये क्यूआरएस वेव मिलती है, मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के दौरान पे। ठीक है, ओके। एंड टी वेव जो है आपको कब मिलेगी? टी वेव मिलेगी जब वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे आपको टी वेव मिलेगी, मतलब कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के टाइम पे, ठीक है, आपको टी वेव मिलती है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यही तीन आपकी कार्डिक साइकिल में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो जब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पी वेव मिलेगी, क्यूआरएस मिलेगी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और टी वेव मिलेगी जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। अब आप बात करोगे मैम ये इंटरवल क्या है?
तो ये इंटरवल क्या है? जो टाइम गैप होता है, ठीक है। इंटरवल बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम गैप, ठीक है। अब ये टाइम गैप क्या है? चलो पहले हम इस पी वेव वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो पी वेव आपकी आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया। क्यूआरएस वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की बात कर रही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड टी वेव बात कर रही है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब मुझे एक बताओ, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या होती है? देखो, जब आपके सेल्स रेस्टिंग फेज में होते हैं, जब आपके सेल्स रेस्टिंग फेज में होते हैं तो क्या होता है, सेल्स के अंदर जो है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, इस तरह से सेल के अंदर जो है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे इंपल्सिस जनरेट होते हैं, जैसे आपके इंपल्सिस जनरेट होती हैं, तो सेल्स के अंदर जो है ना, सेल्स के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है और बाहर नेगेटिव, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अंदर जो है पॉजिटिव हो जाता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लक्स होता है, और बाहर नेगेटिव मतलब आपका जो चार्जेस है उनका शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ चार्जेस। अगर पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था, अब अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो उस चार्जेस के शिफ्ट की वजह से आपके इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और उसी की वजह से आपकी आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। जब आर्ट्रियास में चार्ज ट्रेवल करेगा, आर्ट्रियास डीपोलराइज होंगे, उसकी वजह से आर्ट्रियास की कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जब वेंट्रिकल्स में होगा तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, और रिलैक्सेशन के टाइम पे रिवर्स हो जाएगा, दोबारा से वो नॉर्मल उसी स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में वो पहले था, ठीक है। डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, दोबारा से वो सेम कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में वो पहले था, ठीक है। तो पी वेव्स आपकी फर्स्ट स्मॉल अपवर्ड वेव है, ठीक है, जो कि आपकी आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय एसए नोड। ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, ड्यू टू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय एसए नोड, ठीक है, उसे कहते हैं हम आपकी पी वेव, ठीक है। उसके बाद है क्यूआरएस वेव, जो कि पहले थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई, ऐसे आपकी क्यूआरएस वेव थी, ठीक है। तो क्यूआरएस वेव सेकंड शार्पली स्टीपर लार्ज अपराइट ट्रायंगुलर शेप्ड की वेव है, जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। क्यू वेव जो है थोड़ी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन उसने शो की, ये। फिर आर वेव ने एकदम से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और फिर एस वेव बिल्कुल दोबारा से नीचे शार्प डिसेंडिंग डिफ्लेक्शन आई है, ठीक है। तो क्यूआरएस वेव क्या बता रही है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ओके। टी वेव आपकी एक इस तरह से डोम शेप्ड है, जिसको हम यू वेव भी बोलते हैं, जो कि आपके वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम इंटरवल्स की बात करते हैं, तो वो जो मैंने बोला इंटरवल्स क्या होते हैं? आपके टाइम पीरियड्स, जो कि आपके रिप्रेजेंट करेंगे कि इंपल्सिस को कितना टाइम लगा है उस कार्डिक कंडक्शन पाथवे में फ्लो करने में, है ना। ऐसे नोड से इंपल्सिस ने जाना है एवी नोड में, ठीक है। एवी नोड से इंपल्सिस ने जाना था कहां पर? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में कैसे गया था वो? पहले बंडल ऑफ हिस से, फिर बंडल ऑफ हिस से आपका, मैं पूरा लिख ही देती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। एवी नोड से आपका बंडल ऑफ हिस में गए थे इंपल्सिस, है ना, बंडल ऑफ हिस में गए थे इंपल्सिस। बंडल ऑफ हिस से आपके इंपल्सिस गए थे पुरकिंजे फाइबर्स में, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर से आपके इंपल्सिस गए थे कहां पर? वेंट्रिकल्स की वॉल में, और फिर वेंट्रिकल्स क्या किए थे? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे। आपको याद है ये चीज? ठीक है, अगर नहीं याद है तो एक बार जाकर कार्डिक साइकिल वाली वीडियो को देख लो, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो कितना टाइम पीरियड जो है लगा है, कितना टाइम इंपल्सिस को लगा है अपनी इंपल्सिस को ट्रांसमिट करने में, ठीक है, फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, एवी नोड से वेंट्रिकल्स में कितना टाइम लगा है इंपल्सिस को ट्रांसमिट करने में, उस कंडक्शन पाथवे को कंप्लीट करने में, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन साइकिल के को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, उसे कहते हैं टाइम इंटरवल्स, जो आपके मेन दो हैं, एक पीआर इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल, ठीक है। पीआर इंटरवल रिप्रेजेंट करता है टाइम गैप बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर आप एक बार मैं डायग्राम बता देती हूँ, ठीक है। पी वेव के स्टार्ट से लेके क्यूआरएस वेव के स्टार्ट तक का जो टाइम बीच में होगा उसे पीआर इंटरवल बोल रहे हैं,
ठीक है। तो पीआर इंटरवल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्डिक इंपल्स को कितना टाइम लगा है टू ट्रेवल फ्रॉम एसए नोड से आपका एवी नोड में जाने के लिए और एवी नोड से वेंट्रिकल्स में जाने के लिए कितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड एज पीआर इंटरवल। ठीक है, एंड इट इज यूजुअली 120 to 200 मिलीसेकेंड्स। ओके, देन क्यूटी इंटरवल क्या है? क्यूटी इंटरवल जो है इट इज द गैप बिटवीन द स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू द एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आपको डीपोलराइजेशन के बारे में पता चल रहा है और टी वेव से आपको रिपोलराइजेशन के बीच का पता चल रहा है। तो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का जो टाइम है, उन दोनों का जो टाइम है वो कितना टाइम जो है लगा है, कॉन्सिक्यूटिव रिपोलरेशन के बीच का जो टाइम है वो कितना टाइम लगा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूटी इंटरवल एंड इट इज शॉर्टर देन 440 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद कुछ सेगमेंट्स थी। ठीक है, ये देखो मैं डायग्राम फिर बता रही हूँ। पीआर सेगमेंट जो कि पी वेव के खत्म होने से और क्यूआरएस वेव के स्टार्ट होने के बीच में है, और एसटी सेगमेंट क्यूआरएस वेव के एंड के और टी वेव के बीच में है। ठीक है, तो सेगमेंट्स क्या है बेसिकली आपकी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है फ्रॉम द एंड ऑफ वन वेव टू द स्टार्ट ऑफ अनदर वेव। ठीक है, तो एक फ्लैट लाइन जो आपकी दिख रही है जो कि आपकी पी वेव के खत्म होने में और क्यूआरएस वेव के स्टार्ट होने के बीच में जो एक फ्लैट लाइन आपको दिख रही है उसको बोलते हैं पीआर सेगमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था ऐसे नोड से इंपल्सेस जो हैं ट्रेवल करती हैं एवी नोड में, और जब एवी नोड में इंपल्सेस जाती हैं तो यहाँ पे कुछ डिले होता है। ठीक है, इंपल्सिस का डिले होता है। ये डिले क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस डिले इज इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। याद है, ये मैंने बोला था डिले क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। तो वही डिले जो है ना, दैट डिले इज रिप्रेजेंटेड बाय पीआर सेगमेंट। तो आपका पीआर सेगमेंट रिप्रेजेंट करिए डिले बिटवीन द आर्टरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आर्टरिया के सिस्टोल मतलब आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो डिले हो रहा है ना, उस डिले को हम पीआर सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज स्लाइटली लॉन्गर देन 440 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद एसटी सेगमेंट जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के खत्म होने में और टी वेव के स्टार्ट होने के बीच में है। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके आर्टरियस कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आर्टरियस की रिलैक्सेशन होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में जो एक गैप आएगा, एक पॉज आएगा, उसे आप एसटी सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद होनी है रिलैक्सेशन, बट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद बीच में एक गैप होगा, एक इमीडिएटली नहीं होगा ना। कॉन्ट्रैक्शन के बाद इमीडिएटली जो है वो आपकी रिलैक्सेशन नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक थोड़ा सा पॉज आएगा, उसके बाद आपकी रिलैक्सेशन होगी। तो वो पॉज जनरली अबाउट 8 मिलीसेकेंड्स का होता है, जो कि हम एसटी सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ईसीजी में आपका हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स आपका बताएगा, हार्ट रिदम कंसिस्टेंट होगी, पीआर इंटरवल आपका इतने सेकंड्स का होगा, क्यूआरएस ड्यूरेशन आपकी 0.06 से 10 सेकंड्स की होगी, क्यूटी इंटरवल आपका 0.40 सेकंड्स का होगा एंड एसटी सेगमेंट आपका 0.08 सेकंड्स, क्योंकि जो नॉर्मल ईसीजी आपकी रीडिंग्स होंगी। ठीक है, तो ईसीजी बेसिकली आपका बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्डिक एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि जो आपकी इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं, ठीक है, फ्रॉम एसए नोड, ठीक है, एंड कार्डिक कंडक्शन फिर एसए नोड से आपकी एवी नोड में जा रही, एवी नोड से आपके वेंट्रिकल्स में जा रही और वेंट्रिकल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी दो प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका कार्डिक ईसीजी जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपका कार्डिक एक्शन पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, दिस चेंज इन कार्डिक एक्शन पोटेंशियल आपका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर आपका कार्डिक एक्शन पोटेंशियल में कुछ चेंज आ रहा है, दैट इज डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हो रही है, उसी चेंज की वजह से आपका कार्डिक साइकिल रन होता है। तो दिस आपका कार्डिक साइकिल किसकी वजह से रन हो रहा है? आपका डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो आपके कार्डिक इंपल्सेस जो हैं वो आपकी हार्ट में ट्रांसमिट होंगी, हार्ट से वो सराउंडिंग टिश्यूज में जाएगी, सराउंडिंग टिश्यू से वो स्किन में जाएंगी, और जैसे वो स्किन में आएगी, स्किन में आपके इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड होंगे, ठीक है, जो आपके कार्डिक मशीन ईसीजी मशीन के साथ कनेक्टेड होंगे। वो ईसीजी मशीन उस इलेक्ट्रोड से आपके रीडिंग्स को नोट डाउन करेगी और आपको वो ग्राफ जो है वो बनाकर प्रोवाइड कर देगी। ठीक है,
तो आपके डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होते हैं, जैसे कि रेस्टिंग, जो नॉर्मल वाला आपको बेड पे लिटा दिया जाता है, आपके चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया जाता है और आपकी रीडिंग्स को नोट डाउन किया जाता है, ठीक है, दैट इज रेस्टिंग। अब एक्सरसाइज ईसीजी होता है कि आपके ईसीजी को ऑब्टेन किया जा रहा है ड्यूरिंग योर फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। क्यों का ईसीजी जो है ना नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में बिल्कुल सही आता है, बट हो सकता है उनकी जो प्रॉब्लम्स है हार्ट बीट की, जहाँ हार्ट रिदम को लेकर प्रॉब्लम जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस के टाइम पे होती है, तो उस चीज को नोट डाउन करने के लिए हम एक्सरसाइज ईसीजी करते हैं, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो परफॉर्म किया जाता है आपके फिजिकल एक्सरसाइजेस के दौरान पे, ठीक है। आपको एक ट्रेडमिल में खड़ा कर देंगे, आपको इलेक्ट्रोड्स जो है प्लेस कर देंगे, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर कफ है और यहाँ पे आपकी ईसीजी मशीन होगी जो कि आपकी एक्टिविटीज को नोट डाउन करेगी कि आप स्ट्रेस को झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो, है ना। उसके बाद होगा एम्बुलेटरी ईसीजी। एम्बुलेटरी ईसीजी आपकी 24 आवर्स की एक्टिविटी को नोट डाउन करेगा, आपकी 24 आवर्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है उसको नोट डाउन करेगा, ठीक है। उसमें एक स्मॉल पोर्टेबल ईसीजी मशीन होती है, इसको होल्टर मशीन बोलते हैं, वो आपके वेस्ट में जो है प्लेस कर दी जाती है, अटैच की जाती है और इलेक्ट्रोड्स आपके चेस्ट में अटैच कर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप पूरा दिन नॉर्मली वैसे ही काम करो जैसे आप करते हो, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद आफ्टर 24 आवर्स जो भी डिजायर टाइम होगा आपकी ईसीजी जो है स्टडी की जाती है फ्रॉम दैट होल्टर मशीन, ठीक है। इस तरह से आपकी होल्टर मशीन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आपकी स्किन के साथ स्टक कर दिए गए हैं और ये मशीन से आपकी, इस मशीन के अंदर आपकी रीडिंग्स जो है वो रिकॉर्ड होती रहेंगी और आपकी 24 आवर्स की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन है एक स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? वो डिवाइस जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करती है, राइट, जो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करती है, ऐसी वाली डिवाइस देखा होगा ना सबने, आजकल तो घरों में सबने रखी होती है ये इलेक्ट्रिकल, जो आपकी बैटरी वाली होती है ना, और ये जो डॉक्टर्स के पास होती है मैनुअल वाली, ठीक है। ये आपकी स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइसेस हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/180। दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और कई बार कईयों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर 130-140 से ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। बट ये नहीं कि अभी आपने ब्लड प्रेशर किया तो अभी आपका ज्यादा आया तो कुछ देर के बाद कम हो जाएगा, तो वो हाइपरटेंशन ही है। अगर कॉन्टिन्यूसली 3-4 डेज के लिए आपका ब्लड प्रेशर इतना ही रहता है, इंक्रीज रहता है हर टाइम, देन यू आर कंसिडर्ड दैट कंडीशन इज हाइपरटेंशन, ठीक है। So that's all. For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates, MCQs, and here you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click away and your search ends here.